लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से किस तरीके से सॉल्व करता है। बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करते हुए डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है एक बायोलॉजिस्ट को। उन स्टेप्स को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है एक बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला मरहला जो है बायोलॉजिस्ट को बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हुए सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसको कौन सा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दरपेश है। जब तक उसको मसले के बारे में नहीं पता होगा वो बायोलॉजिकल मेथड को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकेगा। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद जानदारों से मुतल्लिक कोई ऐसा सवाल है जो एक बायोलॉजिस्ट से या तो कोई शख्स पूछता है या कोई इदारा पूछता है या फिर खुद ब खुद उसके जहन में आ जाता है, तो उसको हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट को बायोलॉजिकल मेथड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। उस मेथड का सबसे पहला स्टेप जो है, बायोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको शनाख्त करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कौन सा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको दरपेश है। जब वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा देन वो फर्दर प्रोसीड करने के काबिल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिस्ट है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, तो नेक्स्ट स्टेप जो वो इस्तेमाल करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहदात कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस करने के लिए जो है एक बायोलॉजिस्ट वो अपने सेंस आर्गन्स, हिस्सी आर्गन्स को इस्तेमाल करता है। 5 हिस्सी आर्गन जो है, जिसमें देखने की हिस्स है, सुनने की हिस्स है, सूंघने की हिस्स है, चखने की हिस्स है और छूने की हिस्स। इन 5 हिस्सों का इस्तेमाल करके एक बायोलॉजिस्ट जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस करता है। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद जो है वो फर्दर प्रोसीड करता है। अब ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशंस जो है ये दो तरह से हो सकते हैं। ये मिकदारी मुशाहदात भी हो सकते हैं और माहियती मुशाहदात भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। मिकदारी मुशाहदात को हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं और माहियती मुशाहदात जो हैं ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं। अब जो मिकदारी मुशाहदात हैं इनको माहियती मुशाहदात की के मुकाबले में ज़्यादा दुरुस्त तस्वर किया जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि मिकदारी मुशाहदात जो होते हैं ये मेजरेबल होते हैं, काबिल पैमाइश होते हैं, ये वेरिएबल नहीं होते, मुतगैर नहीं होते और इनका इंदराज जो है वो डिजिट्स की सूरत में होता है, हिंसों की सूरत में होता है। इसलिए हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन यानी मिकदारी मुशाहदात को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन यानी माहियती मुशाहदात से ज़्यादा दुरुस्त और बेहतर मानते हैं। अब अगर ये ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो जाता है, इनके दरमियान डिफरेंसेस आ जाते हैं जी, मिकदारी मुशाहदात और माहियती मुशाहदात में फ़र्क बयान करें। तो स्टूडेंट्स लिखते हुए ज़रा प्रॉपर तरीके से लिखेंगे और पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। डिफरेंसेस लिखने के लिए कम से कम आपने 3 से 4 डिफरेंसेस लिखने हैं अगर आपने 2 नंबर हासिल करने हैं तो। आप लिखेंगे ऐसे मुशाहदात जो काबिल पैमाइश होते हैं मिकदारी मुशाहदात कहलाते हैं और ऐसे मुशाहदात जो काबिल पैमाइश नहीं होते माहियती मुशाहदात कहलाते हैं। दूसरे में आप लिखेंगे मिकदारी मुशाहदात के लिए कि जी ये मुतगैर नहीं होते, माहियती के लिए आप लिखेंगे ये मुतगैर होते हैं। मिकदारी मुशाहदात के लिए आप लिखेंगे कि जी इनका इंदराज हिंसों की सूरत में होता है और माहियती मुशाहदात के लिए आप लिखेंगे कि इनका इंदराज हिंसों की सूरत में नहीं होता। इसके अलावा बुक में से अगर हम एग्जाम्पल्स कोट करते हैं क्वालिटेटिव माहियती मुशाहदात की, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पानी का जो नुक्ताए इंजमाद है वो पानी के नुक्ताए खुलाव यानी नुक्ताए उबाल से कम है। अब इसमें हमने कोई भी फिगर, कोई भी डिजिट, कोई भी हिंसा यूज नहीं किया, तो ये एक माहियती मिकदार क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है।
दूसरी तरफ अगर हम मिकदारी मुशाहदात में इसी बात को देखें तो पानी का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का नुक्ता खुलाव यानी नुक्ता उबाल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड और नुक्ता खुलाव जो है वो 100 दर्जा हरारत है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें हिंट से आ गए तो ये मिकदारी मुशाहदात कहलाएंगे। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। पानी का 1 लीटर जो है वो एथेनॉल के लीटर से भारी है। अब इनमें ये मिकदार मौजूद नहीं है कि वो कितना भारी है या कितना हल्का है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पानी के 1 लीटर में 1000 ग्राम्स होंगे, जबकि एथेनॉल के 1 लीटर में 789 ग्राम्स होंगे। तो ऐसे मुशाहदात जो हिंसों की सूरत में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, तो ऐसे मुशाहदात को हम क्वांटिटेटिव या मिकदारी मुशाहदात कहते हैं। और ऐसे मुशाहदात जो काबिल पैमाइश नहीं होते, उनका इंदराज हिंसों की सूरत में नहीं होता, ऐसे मुशाहदात को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन या माहियती मुशाहदात कहते हैं। मुशाहदात जो है एक और चीज़ का इजाफा करता चलो इसके अंदर कि मुशाहदात जो है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर को भी कंसीडर करते हैं, वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट जो है वो जिन चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मुशाहदात कर रहा है, तो वो उससे पहले जो लोग, जो साइंटिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट उस पर काम कर चुके हैं और जो लिटरेचर उन्होंने पब्लिश किया है, उनको भी स्टडी कर देगा। तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के इससे पहले इन ऑब्जर्वेशंस पर क्या क्या काम हो चुका है और डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने उनके क्या रिजल्ट्स निकाले हैं, तो मुशाहदात के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर को भी हम शामिल करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज हमेशा ग्रो करता है, बढ़ता है, और अपने से पीछे आने वालों के लिए बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है छोड़ जाता है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है इसको भी शामिल करते हैं। तीसरा जो स्टेप है एक बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, कि जी एक बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशंस भी बना ली। तो तीसरा स्टेप जो है वो हाइपोथेसिस फार्मूलेशन है, मफरूजा बनाना। हाइपोथेसिस मफरूजे को कहते हैं। मफरूजा होता है फर्ज की गई चीज, कि जिसको आप अर्ली स्टेजेस पर फर्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह अप्लाई करेंगे, लेटर स्टेजेस पर अगर तजुर्बात की रोशनी में वो दुरुस्त साबित होगा तो हम हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानेंगे, और अगर वो रिजल्ट्स जो है वो फाल्स आ जाते हैं तो हमारा हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, मुस्तरद हो जाएगा। अब जैसे हम मैथ के क्वेश्चंस करते हुए कीमतें पुट कर लेते हैं, जी फर्ज किया एक्स, फर्ज किया वाई, बिल्कुल यही सूरत हाल जो है ना वो एक हाइपोथेसिस किया। एट द एंड जब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाती है और वाई की वैल्यू भी आ जाती है। इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर जो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है ये भी एक मफरूजा है, इसमें हम चीजों को फर्ज कर लेते हैं। एक मफरूजे को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जो मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत है उसको हम मफरूजा कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत जो है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब पेपर के अंदर बहुत दफा ये क्वेश्चन आया है, एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या खसूसियात होनी चाहिए। स्टूडेंट्स नोट कर लें, ये क्वेश्चन हर दफा बोर्ड के पेपर में जो है कम से कम 2 नंबर में तो मस्टली रिपीट हो जाता है। एक अच्छे हाइपोथेसिस में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो एक अच्छा हाइपोथेसिस जो है इसके अंदर जो है ये मंदरजा दैल खसूसियात होनी चाहिए। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, कि ये एक अमूमी बयान होना चाहिए, आम बयान होना चाहिए। ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए। इसे दस्तयाब मुशाहदात से मुतफिक होना चाहिए। इसे मुमकिन हद तक सादा रखना चाहिए। ये आजमाए और जांचे जाने के काबिल हो और इसे जुटलाने का इम्कान भी मौजूद हो। दूसरे अल्फाज में कोई ऐसा तरीकाकार भी मौजूद होना चाहिए जिसकी मदद से हम मफरूजे को दुरुस्त या गलत साबित कर सके। हाइपोथेसिस मफरूजा बनाते हुए आपने जो है वो ऐसे ही उठते बेतुकी सी बात को जो है वो कोई मफरूजा करार नहीं दे देना, बल्कि ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए। यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको एक्सप्लेन भी किया जा सके, जिसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन भी किए जा सके, जिसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सके, जो इस काबिल हो कि हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या करेक्ट होने की सूरत हो, उसकी पॉसिबिलिटीज उसके अंदर दोनों होनी चाहिए।
चाहे वो करेक्ट दुरुस्त के लिए हो, चाहे वो फाल्स हो। अब ऐसी कोई जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम उसको मफरूज़ा नहीं बना सकते। मफरूज़ा बनाने के लिए दोनों जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो मौजूद होनी चाहिए कि इसको जुटलाया भी जा सकता हो, रद्द भी किया जा सकता हो, और जो दस्तयाब मेथडोलॉजी है, जो तरीक़ाकार है, उन अवेलेबिलिटी फिजिबिलिटी के मुताबिक जो है वो हमने एक हाइपोथेसिस जो है ना उसको तश्कील देना है। अब फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिस्ट जो है वो ये ऑब्जर्वेशन जो है, अगर हम एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहें कि जितने भी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल पौधे के सेल्स हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इस दुनिया के अंदर जो है वो अरबों खरबों प्लांट्स मौजूद हैं, और एक ही जानदार की बात करें तो मिलियन एंड ट्रिलियन सेल जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक सेल को निकालें और इसमें देखें आए कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं है। तो ऐसी सूरत में जहां पर बायोलॉजिस्ट जो है वो मफरूज़े को अप्लाई नहीं कर सकता, वहां पे बायोलॉजिस्ट जो है वो डिडक्शन यानी इस्तदलाल का तरीका जो है ना वो इस्तेमाल करता है कि अगर हम घास का कोई पत्ता लेते हैं और उसमें से सेल्स को निकालते हैं तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस अगर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उनके हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। अब ये डिडक्शंस वो बना देता है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि जितने भी हाइपोथेसिस बनते हैं, जहाँ पे भी हाइपोथेसिस का इतलाक होता है, तो तमाम चीज़ों को टेस्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि यूं कह लें कि हम उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लें और उस सैंपल की बुनियाद पे जो है वो हम डिडक्शंस बना दें। जैसे कि इस एग्जांपल्स के अंदर है कि पौधों के सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें इतने सारे प्लांट्स जो हैं उनके सेल्स जो है उनको स्टडी करने, उनके न्यूक्लियस को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली चंद प्लांट्स जो हैं उनमें से डाटा लेके उनके सेल्स क्या कीजिए, उनके अंदर न्यूक्लियस है, उनको स्टडी करके ये डिडक्शंस कायम कर देते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट ये लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।